नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़र क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी की एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर में प्रस्तावित है। उसी को देखते हुए जो हम जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। और जो ये सीरीज चल रही है उसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप रोजर क्लासेस 124 पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रत्येक क्वेश्चन को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि जिनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में समझाया गया है। और चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये आपको ऑप्शन है। तो ये वीडियो साथियों रिकॉर्डेड रहेगा। अगर आपको इसमें कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और कितने सही हुए आप ये कमेंट में बता सकते हैं। तो बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। साथ ही इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और साथ ही जो 1885 में ही जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। ठीक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो ये 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ये पूछा जाता है। तो ये आईएनसी उसके बाद से अधिवेशन होते रहे। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है एओएम के द्वारा। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था 1885 में। अब बात करते हैं जो सुभाष चंद्र जो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की। तो इसमें साथियों ऐसा था कि इसमें दो उम्मीदवार थे, सुभाष चंद्र बोस और एक गांधी जी के जो उम्मीदवार थे, गांधी जी की तरफ से जो उम्मीदवार थे, यानी गांधी जी जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया जी। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो आंसर तो इसका भी हो जाएगा। तो ये जो त्रिपुरी अधिवेशन है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इसमें क्या था? तो इसमें एस.सी. बोस थे, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक। तो जब फाइनल हुआ तो ये पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। किसके? जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसके अध्यक्ष। और ये हार गए थे पट्टाभी सीतारमैया। तो जब पट्टाभी सीतारमैया जब हार जाते हैं तो इससे गांधी जी रुष्ट हो जाते हैं और गांधी जी बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वो मेरी हार है। यानी गांधी जी ने उसको खुद हार अपनी बताया, गांधी जी ने अपनी हार बताया था पट्टाभी सीतारमैया की हार को। जिससे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक। अब त्याग पत्र इन्होंने दे दिया और पट्टाभी सीतारमैया हार चुके थे। अब अध्यक्ष कौन बनाया जाए? तो साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बने थे? तो साथियों, ये अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ होता है? त्रिपुरी में होता है 1939 में, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया दोनों के बीच। और ये साथियों अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद ये त्याग पत्र दे देते हैं। तो त्याग पत्र देने के बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बी इसका सही आंसर है। आई होप के साथियों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलिटी से क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉलिटी सभी से क्वेश्चन रहने वाले हैं पैट में। और ये पैट के लिए ही नहीं, जो यूपी ट्रिपल एस सी या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, यानी कितनी है? जो साथियों 91 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें ये निर्धारित किया गया था कि प्रधानमंत्री को भी शामिल करके जो मंत्रिपरिषदियों की जो मंत्रियों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है अधिकतम? तो अधिकतम हो सकती है 15%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये 91वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में, सॉरी 2003 में आया था ये, 2003 में। तो ये कितने परसेंट? 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो क्या है? 15%, यानी बी इसका सही आंसर है, 15%। और साथियों जो संविधान संशोधन है, यानी संविधान संशोधन, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल है साथियों 368। कितना आर्टिकल है? 368। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि किन किन संशोधनों पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो साथियों इसमें क्या है? एक तो संविधान संशोधन विधेयक जो आता है, संविधान संशोधन विधेयक, और एक धन विधेयक। इन दोनों पे संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये पूछा गया है साथियों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 15%। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो ऑप्शन दिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, सी लाल सागर, डी दक्षिण चीन सागर। तो ये क्वेश्चन इजी है साथियों। आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले आइए भारत की स्थिति देख लेते हैं। ये है अपना प्यारा भारत। तो भारत की जो स्थिति है, इसके जो पूर्व साइड में है, पूर्व साइड में क्या? यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है हिंद महासागर, और इधर को है साथियों अरब सागर। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो लैंड भूमि यानी भूमि है, उसकी स्थलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है, और इससे नीचे जलीय सीमा। तो क्वेश्चन वही पश्चिम में पूछा है, तो पश्चिम किधर हो जाएगा? यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी वेस्टर्न घाट है ये सब। तो ये हो जाएगा अरब सागर, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों, पूछी जाती है कि भारत का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट या साउदर्न मोस्ट पॉइंट या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है साथियों किबुथु, यानी किबुथु। ये सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है साथियों अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, किब्यूथू, ये भी पूछा गया है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल, ये कहाँ पे है, तो ये अब हो गया है लद्दाख में, क्योंकि ये जो पार्ट है वो लद्दाख का एरिया है पूरा, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का है। तो ये कहाँ पे है, इंदिरा कोल लद्दाख में। जम्मू कश्मीर आपको टिक नहीं करना है, पहले ये पूरा पार्ट जम्मू कश्मीर का था तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब क्या है, ये लद्दाख हो गया है। तो ये आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल का लद्दाख। और सबसे दक्षिणी, यहाँ से सबसे दक्षिणी 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। सबसे दक्षिणी में, सबसे दक्षिणी बिंदु एक पूछा जाता है साथियों मुख्य भूमि से, यानी जो भारत का जो मैप है उसमें जो कंटिन्यूअस जो लैंड एरिया है, यानी कंटिन्यूअस जो जलीय सीमा है उससे, तो मुख्य भूमि से। और जो द्वीप हैं उनका सबसे साउदर्न मोस्ट माना जाता है, और सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि को छोड़ के, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये कन्याकुमारी में है, कैप कमोरिन, कैप कमोरिन कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी भी आता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। और अगर वैसे पूछें सबसे दक्षिणी, तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार कहाँ है साथियों, ये है बिंदु सबसे साउदर्न मोस्ट। आप यहाँ से अगर डेड लाइन खींचेंगे तो सबसे साउदर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो गुहार मोटा नहीं है साथियों, गुहार मोती है, गुहार मोटा है, मोटी सॉरी। ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। और इनकी सीमा पूछी जाती हैं, तो अगर पूछे पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो ये भी लेंथ पूछी जाती है। तो वही पूछा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो वो हो जाएगा साथियों अरब सागर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। तो एसिड से जो एसिड होता है उसको किस में संग्रहित किया जाता है, तो ये किया जाता है कांच और सिरेमिक में, यानी जो तेजाब है उसको कांच की बोतलों में रखा जाता है या सिरेमिक की बोतलों में रखा जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं थी। तो भारत में हरित क्रांति की विशेषता कौन नहीं थी, चलिए बात कर लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। सॉरी, अगर बात करें हरित क्रांति के जनक, तो जनक भी 2 स्तर पे हैं, एक तो विश्व स्तर पे है और एक है भारतीय स्तर पर। तो विश्व स्तर पे कौन है, तो ये है नॉर्मन ई बोरलॉ। और भारतीय कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनकी विशेषता क्या थी, तो इसमें थी उर्वरकों और सिंचाई को बढ़ावा देना, और कृषि का जो है मशीनीकरण, और जो उच्च उपज देने वाले जो भी बीज हैं उनका प्रयोग। इसमें साथियों कृषि भूमि का विस्तार नहीं था, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं भारतीय स्तर पे MS स्वामीनाथन। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम बताएं। तो आपको पता है कि 1960 में कौन सी संधि हुई थी, तो ये हुई थी सिंधु जल संधि, जिसको हम सिंधु जल समझौता भी बोलते हैं।
तो उस समय किस किस के बीच हुआ था? तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे यानी जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के बीच, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो इनके बीच हुआ था 1960 में सिंधु जल समझौता। इसमें क्या था? तो इसमें जो नदियां थी, जैसे हो जाएगी आपकी रावी, रावी और व्यास और सतलज। तो इन तीनों नदियों के पानी का प्रयोग कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। और चिनाब, सिंधु और झेलम, इनका प्रयोग कौन करेगा? तो ये करेगा पाकिस्तान। अब साथियों इसमें एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। झेलम का पुराना नाम क्या है? तो झेलम का क्या नाम है? बेतस्ता, सॉरी, क्या नाम है साथियों? बेतस्ता। चिनाब का पुराना नाम, ये साथियों पुराने नाम है, ये पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसका नाम है अस्किनी। और ब्यास का पुराना नाम क्या है? तो विपाशा। ठीक, ये पूछे जाते हैं। सतलज का शतद्री है, शतद्री। ठीक, शतद्री है। और अगर बात करें रावी नदी के पुराने नाम की, तो ये है परुष्णी, परुष्णी। ठीक, तो कौन सा समझौता हुआ था? सिंधु जल समझौता। सी इसका सही आंसर है, 1960 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय संस्कृति जुलूस नक कटैया के लिए प्रसिद्ध है? तो वही कह रहा है कि जो नक कटैया मेला है, नक कटैया महोत्सव है, तो वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नक कटैया जो महोत्सव है वो किया जाता है साथियों वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। और वाराणसी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी में साथियों देव दीपावली, ये भी पूछा जाता है कि देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो ये वाराणसी में मनाई जाती है। और बात करें जो सबसे अधिक मेले हैं, यानी ये भी पूछा जाता है सबसे अधिक मेले यूपी में कहाँ पे लगते हैं? तो ये लगते हैं मथुरा में। कितने हैं? 86। उसके बाद लगते हैं कानपुर में, ये हैं साथियों 79। तो जैसे बरसाना मेला हो गया, और भी महोत्सव हैं साथियों, जन्माष्टमी हो गई, ये भी कहाँ मनाई जाती है? तो ये मथुरा में मनाई जाती है। और भी देख लेते हैं मेले कौन कौन से हैं। तो एक मेला है साथियों देवा शरीफ मेला, ये कहाँ है? बाराबंकी में है, ये बहुत बार पूछा गया है। और एक मेला है सैयद सलार मेला, ये कहाँ पे है? तो ये बहराइच में है। नौचंदी मेला की बात करें तो ये है मेरठ में। और सुलहकुल महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव कहाँ है? तो ये आगरा में है। और आगरा में साथियों राम बारात भी मनाया जाता है। अब ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, तो कौन सा मेला है? तो वो है
शुलैकुल महोत्सव। ठीक, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलैकुल महोत्सव है। ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये आगरा में होता है। आगरा में रामरात, ये रामरात भी बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने आपको दे दी है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि चरकुला नृत्य और दादरा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो चरकुला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, यानी ब्रज क्षेत्र। तो ब्रज क्षेत्र कहाँ पे? यूपी। तो यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ब्रज क्षेत्र। अब बात करते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी में तो साथियों कुछ नृत्य देख लेते हैं उनके, कौन कौन से नृत्य हैं। तो एक है साथियों राई नृत्य। ये कहाँ पे है? तो ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और एक है साथियों ख्याल नृत्य। ये भी कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। कजरी नृत्य, ये कहाँ का है? ये मिर्जापुर का है, मिर्जापुर और सोनभद्र। और एक है साथियों धोबिया नृत्य। तो ये धोबिया नृत्य कहाँ का है? तो ये है पूर्वांचल का। ठीक। और नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। नौटंकी हाथर साइड मनाई जाती है। गुजरात की बात करें साथियों, गुजरात में कौन कौन से महोत्सव हैं या नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। तो गुजरात का एक गरबा है, एक डांडिया है, और एक टिप्पानी। टिप्पानी साथियों बहुत बार पूछा गया है, आइए उसको देख लेते हैं। टिप्पानी, तो टिप्पानी कहाँ का है? तो ये है साथियों टिप्पानी गुजरात का। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र में एक तो लावड़ी नृत्य पूछा गया है, ये आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो लावड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। और एक पोवाड़ा नृत्य है, और एक लेजिम नृत्य है। ये भी लेजिम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये महाराष्ट्र के लावड़ी नृत्य, पोवाड़ा नृत्य और लेजिम नृत्य। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के भरतनाट्यम, दूसरा है पुलियट्टम, तो ये तमिलनाडु के हैं। और भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का अगर बात करें सही आंसर की तो सही हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो खंडगिरी है उड़ीसा में, उसकी कौन सी गुफा को, वहाँ पे जो 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के, तो उनकी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, उल्लेखित की गई हैं, बनाई गई हैं, तो कौन सी गुफा है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा। तो ये है साथियों त्रिशूल गुफा, यानी सी इसका सही आंसर है। ये पजल टाइप दे दिए गए हैं, तो सी इसका सही आंसर है त्रिशूल गुफा। ठीक, तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा के खंडगिरी में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताएं। तो साथियों वंदे मातरम, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। आइए, तो वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, तो ये हुआ था 1896 में। इसमें पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया? जनगण मन पहली बार, तो ये कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911। तो ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो विशन नारायण थे। विशन नारायण। तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। और क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों, वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला, तो पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये हुआ था साथियों 1923 में अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो की थी, मतलब जो ये हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये काकीनाडा में हुआ था। काकीनाडा में हुआ था। और ये महिला कौन थी? ये थी महिला रेहाना तैयब जी, यानी ए इसका सही आंसर है, रेहाना तैयब जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन बनता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। दोनों क्वेश्चन अलग हैं साथियों। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। और जो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रेहाना तैयब जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? यानी जो 243 आर्टिकल है तो किसके अंडर में आता है, यानी जो उसकी शक्तियां हैं तो उनका प्रयोग कौन करता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये करता है साथियों नगर निगम या नगर पालिका। नगर पालिका, तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है वो किस पर केंद्रित है, यानी जो प्रसाद योजना जो शुरू की गई थी वो किस लिए की गई थी? तो प्रसाद योजना, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, या प्रसाद लिख के मतलब किसी भी लेटर का जो है मीनिंग पूछा जा सकता है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये क्या है? तो ये है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये साथियों कब आई थी? तो ये 2014-15 में आई थी।
और ये पूर्णतः केंद्र सरकार पर नियंत्रित है। तो ये थी तीर्थ स्थलों के विकास पर, यानी ए इसका सही आंसर है, तीर्थ स्थलों के विकास पर। यानी जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे पानी की सुविधा, आवागमन की सुविधा की जाए, तो ये उस पर आधारित थी। तो प्रसाद योजना इसकी फुल फॉर्म भी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय भाषा जो संस्थान है वो कहाँ पे है? तो वो है साथियों कर्नाटक के मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है साथियों 17 जुलाई 1969 को, 17 जुलाई 1969 को। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम दिवस या विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च। 2026 में ये मनाया गया था। तो इसकी थीम क्या थी? तो ये थीम थी साथियों आज का अवलोकन, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। दिवस और थीम पूछी जाती है, इसलिए एक क्वेश्चन हम वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं, मतलब क्लास में इंक्लूड कर देते हैं। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। और जो विश्व मौसम जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब होती है? तो ये होती है साथियों 1950 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, जिनेवा का स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2027 तक रहेंगे। तो ये हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोश। तो ये 23 से चुने गए, 2023 से 27 तक, 4 साल के लिए। तो 2027 तक रहेंगे। तो ए इसका सही आंसर है 23 मार्च। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ जो दिए गए हैं वो नाभिकीय संयंत्र दिए गए, और एक तरफ दिए गए कौन से राज्य में है? तो कलकप्पम, तो कलकप्पम कहाँ है साथियों? और कैगा कहाँ है? काकरापारा कहाँ है? यानी ये कलपक्कम यहाँ होता, कोई दिक्कत नहीं है। काकरापारा और कुडनकलम, तो ये कहाँ पे है साथियों? तो कलपक्कम कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक ना होके तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं, पूछा है सम्मिलित नहीं है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कर्नाटक जो दिया है कलपक्कम, तो वो कलपक्कम कहाँ पे है? तो कर्नाटक ना होके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कुडनकुलम है। काकरापारा कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्सान गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो निक्सान गोल्ड कप, तो ये किससे है साथियों? तो ये है फुटबॉल से, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो निक्सान गोल्ड कप किससे है? फुटबॉल से। और फुटबॉल से मर्डे कप भी स्थित है, मर्डे कप। और डूरंड कप भी फुटबॉल से स्थित है। ठीक, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार और नेपाल। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला को रूप में प्रचलन है? तो बिहार में कौन सी कला है साथियों? तो वो है मधुबनी। कौन सी है? मधुबनी। तो मधुबनी पेंटिंग, सी इसका सही आंसर है, मधुबनी। कालमेजुथु, तो कालमेजुथु कहाँ पे है? तो कालमेजुथु है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है?
तो मधुबनी है बिहार की। तंजौर पे जो आर्ट है या तंजौर पेंटिंग है वो कहाँ की है? तो ये है साथियों तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। और जो पट्टचित्र है तो ये वेस्ट बंगाल की है, यानी पश्चिम बंगाल की है। और एक और है साथियों, सॉरी, बार्ली, सॉरी बार्ली, बार्ली चित्रकला। तो बार्ली कहाँ की है? तो बार्ली है महाराष्ट्र की। और गोंड ये कहाँ की है? एमपी की है। और एक है फाड़, फाड़ बहुत बार पूछी गई है साथियों, तो ये है राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी बिहार। कहाँ की है? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सही सुमेलित क्या है? नहीं है। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उनके आंसर देने हैं। तो दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, वाल्मीकि बिहार, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, और गांधी सागर अभयारण्य कर्नाटक। तो साथियों दम्फा मिजोरम में है, वाल्मीकि बिहार जो है, वाल्मीकि जो रिजर्व है वो बिहार में है, और रोहला राष्ट्रीय उद्यान वो हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों सही है। और ये गांधी सागर है, ये कहाँ पे है? तो ये एमपी, और एमपी में है मुख्यतः, लेकिन राजस्थान की सीमा पे भी है। तो मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो ये है एमपी में। और सीमा किससे बनाता है? तो सीमा है राजस्थान। ठीक, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी सागर कर्नाटक में ना होके कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक हमने क्वेश्चन जो पार्ट 1 था उसमें पूछा गया था कि जो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वो कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं, तो वो कितनी है साथियों? तो वो है टोटल 11। कितनी है? 11। ठीक, और हमने पूछा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है कौन सी है? वो कौन सी है? तमिल। इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11 हैं। और सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है, जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और ये कुछ क्वेश्चन थे, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बन सकती थी वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। और इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रोजगार क्लासेस 124 पे इसकी PDF मिल जाएगी आपको साथियों। तो PDF के लिए परेशान ना हो। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।